अब देखेंगे हम कक्षा 10वीं गणित का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल्स। मेरे ख्याल से चैप्टर का नाम सुनते से ही हमें ये समझ में आ गया होगा कि सेम इसी प्रकार का चैप्टर हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना। सेकेंड चैप्टर ही था वहाँ पर और उसका नाम भी बहुपद ही था। जब 9th क्लास में पढ़ लिया तो अब 10th क्लास में क्या काम कर रहे हैं। तो 9th क्लास में जो बहुपद पढ़ा उसका एडवांस पढ़ना है, मतलब उसके आगे हमें और आगे पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि जब 9th क्लास में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था बहुपद होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, किस प्रकार से हम बहुपद को पहचानेंगे, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद में बहुपद का मान क्या होता है। ये सारी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बातें 9th क्लास में पढ़ी है सारी की सारी बातों की हमें 10th क्लास में भी ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि हमने तो सर 9th क्लास में बहुपद पढ़ा ही नहीं है, या पढ़ा भी है तो भूल गए या याद नहीं है, तो क्या 10th क्लास समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा। हम पूरा बिल्कुल बेसिक से उसको कवर करते हुए चलेंगे और जब उसको बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे फिर एडवांस आएगा, 10th क्लास का आएगा, फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा भी नहीं कि पूरा 9th क्लास पढ़ना चालू कर देंगे। 10th क्लास में हमें जो जो ज़रूरत है, जिस आधार पर बहुपद समझ में आ जाएगा उस लेवल पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सारी बातें, हर कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे, डेप्थ में कवर करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हम और सबसे पहला नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा बहुपद। क्या? बहुपद। देखिए बहु, मैं क्या करता हूँ इसको दो भागों में तोड़ देता हूँ, बहु और पद, जिसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनोमियल, नॉमियल। इसको भी मैंने दो पार्टों में तोड़ दिया, एक पॉली और एक नॉमियल। देखना, बहु का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। सुना भी होगा आपने ना, बहु। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। अच्छा, पद का मतलब तो पद ही होगा, पद का मतलब पद ही होगा। सेम इंग्लिश में भी अगर देखेंगे तो पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, या नॉमियल्स भी बोल सकते हैं हम, टर्म्स से भी बोल देंगे। पॉलिनोमियल्स मतलब मेनी टर्म्स, मेनी यानी बहुत सारे हो गए, और टर्म्स बोला जाता है पद को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में मीनिंग और इंग्लिश में मीनिंग जो है, इसका अर्थ है वो एक जैसा है। हमें एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि बहुत सारे पद रहेंगे, जहाँ पर भी बहुपद रहेगा बहुत सारे पद रहेंगे, और आपने 9th क्लास में देखा भी होगा, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखना, क्वेश्चन ये उठता है कि बहुपद की जो हम बात करते हैं कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये तो बात स्वाभाविक सी है कि हमारे सिलेबस में एग्जाम में आने वाला है, इसलिए हम बहुपद को पढ़ रहे हैं। क्या इसका दैनिक जीवन में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसका हमारे दैनिक जीवन में, पढ़ाई के अलावा हमने पढ़ लिया, क्या हमारे जीवन में या रियल लाइफ में हम क्या इसका उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुपद का हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस बात को समझिए। मैं मान लिया जाए कि एक मशीन है, ध्यान देना इधर, एक मशीन है, एक मशीन है, और वो मशीन किस प्रकार से है भाई? मशीन किस प्रकार से है? यदि आप इस मशीन में इधर से आलू डालते हैं, ध्यान देना इधर से क्या डालते हैं? आलू डालते हैं, तो इधर से चिप्स निकलते हैं। आलू के चिप्स देखे ना आपने, और पूरा कंप्लीट, आपने सुना भी होगा चिप्स बनते कैसे हैं भाई। जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर चिप्स कैसे बनते हैं? बड़ी सी मशीनें लगी होती है, इसका सेटअप बना होता है पूरा। एक तरफ से आलू डाली जाती है, वो प्रॉपर तरीके से धुल भी जाती है उसी मशीन में, अगली स्टेप में उसके छिलके उतर जाते हैं, अगली स्टेप में उसके चिप्स बन जाते हैं, अगली स्टेप में वो उबल भी जाती है, उसके बाद में फ्राई भी हो जाती है, ड्राई भी हो जाती है। सारी प्रोसेस एक साथ में होती है और लास्ट मोमेंट पर वो पैकिंग होकर आपके पास में पैकेट मिल जाता है। तो इतनी बड़ी मशीन तो नहीं है हमारे पास में, इस प्रकार की छोटी मोटी मशीन है कि इधर से आलू डाले जाए तो इधर क्या होते हैं? चिप्स के पैकेट मिल जाते हैं, एक चिप्स यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी आलू डाले तब कितने चिप्स बने?
तो इसका मशीन का काम करने की जो शैली है, काम करने का जो तरीका है, उस तरीके का कोई ना कोई एक फार्मूला होगा, कोई ना कोई उसका बहुपद होगा, कोई ना कोई उसका सूत्र होगा। और सपोज करें, मान लिया जाए कि इस बहुपद का जो सूत्र है px बराबरी से 10x प्लस माइनस 1, इतना सूत्र है 10x माइनस 1। एक्स का मान, आलू का मान किलोग्राम में, देखिए फिर से और एक बार, यदि आप 1 किलोग्राम आलू डालते हैं इसके अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने चिप्स निकलेंगे 1 किलोग्राम में। अगर 2 किलोग्राम आलू डालते हैं तो कितने चिप्स निकलेंगे, 3 किलोग्राम आलू डालते हैं तो कितने चिप्स निकलेंगे, 50 किलोग्राम आलू डालेंगे तो कितने चिप्स निकलेंगे। क्या करना पड़ेगा, डाल के देखना पड़ेगा? नहीं। कभी भी क्या होता है, कोई मशीन होती है तो उसका कोई ना कोई एक सूत्र होता है, उसके काम करने के तरीके का कोई ना कोई एक फार्मूला होता है। और मान लिया जाए कि हमें ये फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, एक बहुपद के रूप में दिया हुआ है, जहाँ पर एक्स का जो मान है, एक्स आलू किलोग्राम में, एक्स का मान अगर आप किलोग्राम रख देंगे तो आपके पास में पता चल जाएगा कितने चिप्स के पैकेट बनने वाले हैं। देखना, मान लिया जाए कि आप एक्स बराबर से 1 रखने पर मतलब 1 किलो डालेंगे हम आलू, तो कितने चिप्स के पैकेट बनेंगे। जहां जहां पर एक्स दिखाई दे रहा आपको, वहां पर 1 रख दो। क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 10 गुणित 1 ऋण 1, 10 गुणित 1 आपको मालूम है ना, बीज गणित में क्या होता है, पहले अंक गणित हो चाहे बीज गणित हो, का करके पुनि भाग कर, का करके पुनि भाग कर, फिर गुण लेत सुजाए, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीत को जान। ये नियम होता है, का करके पुनि भाग कर, फिर गुण लेत सुजाए, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीत को जान। ये एक तरीका होता है कि सबसे पहले का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है। सबसे पहले का को हल करना चाहिए, फिर भाग को हल करना चाहिए, फिर गुने को हल करना चाहिए, फिर धन को हल करना चाहिए, फिर ऋण को हल करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर पहले तो दोनों का गुना करेंगे, जो भी उत्तर आएगा उसमें से 1 को घटाएंगे। पहले घटा देंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नियम ये बोलता है। ठीक है, पहले गुना और ऋण है, गुना और ऋण है तो पहले गुना करना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर गुना पहले करो फिर ऋण करो। कितना हो जाएगा, 10 ऋण 1 बराबर से 9। 1 किलो आलू डालेंगे तो 9 पैकेट बनेंगे चिप्स के, इस मशीन के अनुसार। अगर मान लिया जाए एक्स बराबर से 2 रखने पर, देखिए 2 रखने पर, तो P जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 रख दो, तो 2 बराबरी से 10 गुणित 2 ऋण 1, यानी कि 10 दूनी 20 ऋण 1 यानी कि 19। 2 किलो आलू डालेंगे तो 19 चिप्स के पैकेट बनेंगे। इसका मतलब एक्स बराबरी से 3 रखने पर, अगर मान लिया जाए आपने 10 किलो आलू डाल दी, देखिए 10 किलो आलू डाल दी 10 रखने पर, तो आपको पता चलना चाहिए कि भैया चिप्स के पैकेट कितने बनने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ 1 से दिखाई दे रहा वहाँ पर 10 रख दो। क्या हो जाएगा, 10 गुणित 10, देखिए ना जहाँ 1 से वहाँ पर 10 रख दिया, ऋण 1, 10 दाहे 100 ऋण 1 और बराबर से 99 हुआ कि नहीं हुआ काम की चीज। हमारे दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुपद का, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे परेशान रहते हैं, अरे सर ये सब पढ़ तो रहे हम, लेकिन दैनिक जीवन में कहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। और एक आध उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मान लिया जाए कि 2 दोस्त है, एक तो है एक्स और दूसरा है वाई। एक्स बोलता है वाई से, कौन किससे बोल रहा, अरे भाई एक्स और वाई 2 दोस्त है, उनके नाम है, एक का नाम एक्स से कुछ होगा, दूसरे का नाम वाई से कुछ होगा। एक्स बोलता है वाई से, अच्छा ये तो बताओ यार बहुत बढ़िया दोस्त है, एक ही डिपार्टमेंट में नौकरी भी करते हैं
और एक साथ में एक ही कॉलोनी में रहते भी, एक साथ में जाते हैं, एक साथ में वापस आते हैं ड्यूटी से। एक दिन एक से बोलता है वाई से कि अच्छा अपन एक ही डिपार्टमेंट में काम करते, अच्छा ये बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हारा वेतन कितना है। कौन? वाई से पूछ रहा है एक्स। तो वाई एक्स से बोलता है कि तेरा जितना भी वेतन है ना उसका डबल कर दो और उसमें से 200 कम कर दो, तो उतना मेरा वेतन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इनका वेतन होगा कितना। तो जो y है ना, तो y को एक बहुपद के रूप में लिख देता हूं मैं। बहुपद के रूप में ऐसा लिखा जाता है, उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे हम। ये बहुपद बन गया ये। अब देखना, x का मान x बराबर से अगर मान लिया जाए x की जो वेतन है वो कितना है, 1000 रुपये है। 1000 है वेतन किसका, x का। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रख दो, 1000 रख दो। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 1000 ऋण 200। तो कितना हो गया, इसका गुना करेंगे तो 2 गुणित 1000 मतलब 2000 हो गया, और ऋण 200। और 1000 में से 200 को माइनस किया जाए, घटाया जाए तो 1800 रुपये हो गया। तो देखिए जब देखिए P 1000, जब x का वेतन 1000 है तब y का वेतन 1800 रुपये है। जब x बराबर से 5000 रखने पर, जब x का वेतन 5000 होगा तब y का वेतन कितना होगा, निकाल लो। कैसे निकालेंगे, P 5000 बराबर से जहां जहां x है वहां पर 5000 रख दो ना, बस हो गया बात। देखिए 2 गुणित 5000 ऋण 200। मुझे एक बात बताइए, इसका 5000 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10000 ऋण 200 कितना हो गया, 9800। जब x का वेतन 5000 है तब y का वेतन कितना होगा, 9800 रुपये होगा। तो यहां पर के बीच में संबंध स्थापित कर दिया हमने, x और y के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। यहां पर आलू और चिप्स के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग है कि नहीं, ठीक है। तो आप अभी तो केवल इतनी बात लिखो कि बहुपद का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, बहुपद का अर्थ क्या होता है। अब देखेंगे हम इसकी परिभाषा, बहुपद की परिभाषा क्या होती है। मैं पहले परिभाषा को समझने से पहले कुछ यहां पर बहुपद लिख रहा हूं, मैं बहुपद लिख रहा हूं मैं कुछ। देखना, मैं आपको बता दूं कि बहुपद को प्रदर्शित किया जाता P x से, मान लिया जाए, या Q x से, या R x से, या S x से, या T x से। इस प्रकार से कहने का मतलब P Q R S T U V W X छोटे अक्षर में, छोटे स्मॉल लेटर, और कोष्टक के अंदर उसको लिखा जाता है जो इसमें चर रहेगा। इधर की ओर क्या रहेगा, चर रहेगा। देखना, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, Q x इज इक्वल टू √2/5 x क्यूब ऋण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, R x इज इक्वल टू x प्लस 2, 3x प्लस 2, S x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 7 x स्क्वायर माइनस 11, और इसके इक्वल टू क्या हो गया, 11x रेस टू दी पावर 4 प्लस 5x रेस टू दी पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। देखिए यहां पर मैंने कुछ बहुपद लिखे, अलग अलग मैंने बहुपद लिखे, अलग अलग पद लिखे यहां पर। यहीं पर पूरा बहुपद की मीनिंग हम यहां पर समझना चाह रहे हैं कि वास्तव में बहुपद होता क्या है। मुझे एक बात बताइए,
कि यहां पर क्या दिखाई दे रहा, चर दिखाई दे रहा क्या, एक्स, कोई चर दिखाई दे रहा, तो आप बोलेंगे हाँ एक्स चर है। यहां पर कौन सा चर है, एक्स। यहां पर एक्स चर है इसलिए यहां पर एक्स लिखा है कोष्टक के अंदर, यहां पर भी एक्स है इसलिए एक्स लिखा है। अगर मान लिया जाए कि यहां पर एक्स नहीं होता तो क्या होता, मान लिया जाए कि 3y + 11 ऐसा होता, तो फिर यहां पर कोष्टक में एक्स नहीं लिखते, फिर क्या लिखते हम, y लिखते। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात। देखिए मैंने कुछ बहुपद लिखे हैं, एक एक करके इस बहुपद की विशेषता देखेंगे हम। इसमें कौन सा चर है, एक्स, इसलिए यहां पर एक्स लिखा है। इसमें कौन सा चर दिखाई दे रहा, एक्स, इसीलिए कोष्टक में एक्स लिखा है। यहां पर कौन सा चर लिखा दिखाई दे रहा, y, इसलिए कोष्टक में y लिखा हुआ है। यहां पर एक्स है इसलिए एक्स, यहां पर एक्स है इसलिए कोष्टक में एक्स लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई। जिस चर का बहुपद रहेगा वो कोष्टक में लिखा रहेगा। सामने क्या लिखेंगे, p लिख दो या q लिख दो या r लिख दो या s लिख दो या जो लिखना है वो लिख दो। देखना, मान लिया जाए 7t³ + 5t² - 9, इस बहुपद को प्रदर्शित करना है मुझे। कैसे प्रदर्शित करूंगा, एक बात बताओ, इसमें चर कौन सा है, तो आप बोलेंगे t है, तो t को तो कोष्टक में लिख दो। लिख दिया ना, कोई समस्या। अब इसके आगे अंग्रेजी वर्णमाला का कोई ना कोई एक लेटर लिखना पड़ेगा। आपको लगे तो p लिखो, आपको लगे तो q लिखो, r लिखो, s लिखो, t लिखो, p, जो लिखना है वो लिखो। सामान्यतः p q r s t लिखा जाता है इसको, है ना। इसके अलावा भी अगर इतने में काम नहीं हो रहा तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो चर रहेगा उसको कोष्टक में लिखना है, इसके पहले p q r s t ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसको भी pt लिखा है, इसको भी p लिखा है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं है। ये बहुपद अलग है, ये बहुपद अलग है। चलिए ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बहुपद में बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक गणित में क्या होता है, जैसा नाम वैसा ही उसका काम होता है। ठीक है भाई, कोई भी नाम रखा जाता है ना, तो या तो उसके गुणों के आधार पर रखा जाता है, या तो उसकी अगर किसी गणितज्ञ ने कोई खोज की है या साइंटिस्ट ने कोई खोज की है तो उसके नाम के आधार पर रखा जाता है। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, व्यंजक किसको बोलते हैं, व्यंजन या व्यंजक। भाई हमारे घर में कोई व्यंजक बनता है तो कैसे बनता है व्यंजक, उसमें बहुत सारे कुछ मसाले डाले जाते हैं, कुछ ये डाला जाता है, कुछ ये, और उससे मिलकर व्यंजक बनता है। ठीक है ना। और सेम इसी प्रकार से गणित में भी व्यंजक बनता है। गणित में व्यंजक बनाने के लिए क्या आवश्यक होती है, व्यंजक बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो गुणे की आवश्यकता पड़ सकती है, भाग की आवश्यकता पड़ सकती है, प्लस की जरूरत पड़ सकती है, ऋण की जरूरत पड़ सकती है। इसको बोला जाता है ऑपरेटर्स या संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं बोला जाता है। याद रखना, संक्रियाएं। गणित में मुख्यतः 4 संक्रियाएं होती है, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, मुख्यतः। और भी होती है, का होता है ना, इसके अलावा भी और संक्रियाएं होती है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये 4 संक्रियाएं होती है। तो व्यंजक का मतलब क्या होगा, उसमें गुणा, भाग, धन और ऋण कुछ संक्रियाएं रहेगी। बीजीय, बीजीय का मतलब क्या होता है, बीजीय का मतलब क्या होता है, बीजीय शब्द जो बना हुआ है बीज गणित से बना हुआ है। बीज गणित, भाई आपको मालूम है कि गणित की बहुत सारी अलग अलग शाखाएं होती है ना, ठीक है ना, होती है ना अलग अलग शाखाएं, बीज गणित, अंक गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, ऐसी बहुत सारी अलग अलग शाखाएं होती है। आगे चल के पढ़ेंगे आप तो बहुत सारी और भी शाखाएं आपको मिलती जाएगी, जिनमें से एक शाखा होती है बीज गणित। जानते हैं ये सभी लोग।
बीज गणित और एक शाखा और होती है अंक गणित। अंक गणित, ठीक है, अरिथमेटिक बोला जाता है इसको, और इसको एलजेब्रा बोला जाता है। दोनों में अंतर क्या होता है? ये जो गणितीय संक्रियाएं होती है ना, ध्यान रखना, ये भले इस अध्याय से संबंधित नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें हम ऐसी पढ़ते जाएंगे जिससे हमारा जो बेक वाला जो पुराना नॉलेज है वो भी हमारे दिमाग में आते जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। टाइम लगेगा, पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम लगता ही है। और यदि आप शॉर्टकट बोलेंगे सर नहीं, आप तो एक ऐसा कोई जादू बता दो, ऐसी कोई ट्रिक बता दो जिससे हमारा पूरा काम हो जाए तुरंत, 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। फिर वो होगा भी 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में जो चैप्टर कंप्लीट होगा वो उसी प्रकार से होगा। ये 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद सारी चीज़ें भूल जाएंगे, या तो बहुत सारी चीज़ें आपको रटना पड़ेगा और समझना है तो आपको टाइम यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। मतलब टाइम दो, टाइम है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ध्यान देना भैया। अंक गणित किसको बोलते हैं और बीज गणित में अंतर क्या है? दोनों में समानता ये है कि चाहे कोई भी गणित हो, गणित कोई भी हो, ये 4 संक्रियाएं तो लगेगी ही लगेगी। देखिए इसमें भी पहले गुना, भाग, जोड़ और घटाना, ये 4 संक्रियाएं तो रहेगी ही रहेगी। इसमें भी 4 संक्रियाएं रहेगी, गुना, भाग, जोड़ और घटाना। आ गई बात समझ में? लेकिन इसके साथ में केवल अचर रहेंगे, केवल अचर रहेंगे, अचर केवल। और इसमें चर व एवं अचर, बस ये दोनों में अंतर है। अंक गणित में जोड़, घटाना, भाग, गुना ये रहेंगे और अचर रहेंगे, और जबकि बीज गणित में चर भी हो रहेंगे, अचर भी रहेंगे, जोड़, घटाना, भाग, गुना ये भी सब रहेगा। देखना 3x² - 2x + 4 क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, ये इधर लिख रहा हूँ मैं, 3x² - 4x + 5 क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्या क्या दिखाई दे रहा बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्या है कि 3, 4 और ये 5, ये क्या है? अचर है ना, अचर फिक्स है जिसके मान परिवर्तित नहीं होते हैं। और एक से क्या है? चर है। एक से क्या है? चर है। यहाँ पर क्या है? गुना है, यहाँ पर ऋण है, और यहाँ पर क्या है? धन है, और यहाँ पर भी क्या है? गुना है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए संक्रियाएं, कौन सी संक्रियाएं लगी है? एक तो गुणनफल लगा हुआ है, एक तो ऋण लगा हुआ है, और गुणनफल यहाँ पर भी लगा हुआ है, और धन भी लगा हुआ है। ये सारी क्या है? इसकी गणितीय संक्रियाएं लगी हुई है। तो चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं मिलके जो गणित बनता है उसको बीज गणित बोला जाता है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक किसको बोला जाएगा? जिसमें क्या होना चाहिए? संक्रियाएं होना चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? चर तथा अचर। आ गई बात समझ में? मैंने कुछ यहां पर बहुपद बनाए हैं। इस बहुपद में क्या क्या दिखाई दे रहा आपको? तो चर भी दिखाई दे रहे हैं, x है, यहाँ पर t है, यहाँ पर y है, चर दिखाई दे रहे हैं। कुछ गणितीय संक्रियाएं भी दिखाई दे रही है, प्लस है, यहाँ पर भाग भी है, ऋण भी है, धन भी है, गुणनफल भी है। तो इस प्रकार से संक्रियाएं भी दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा? अचर भी दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? 3, 5, 4 और ये सब क्या है? अचर भी है, चर भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये जो बना है वो क्या है? अंक गणित है कि बीज गणित है? तो ये बीज गणितीय संक्रियाएं है। ये क्या है? बीज गणितीय व्यंजक कहलाता है, इनको व्यंजक बोला जाता है। समझ में आई क्या बात? गणितीय क्यों नहीं बोलेंगे इसको? अंक गणित जैसे 3, धन, 5 बराबर से
2 धन 6, ये है अंक गणित। अरे भैया इसमें केवल अचर है और गणितीय संक्रिया है, बस इसी को अंक गणित बोला जाता है। भाग भी हो सकता है, गुणनफल भी हो सकता है, जोड़ना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतनी बात लिख लो आप चाहो तो। अंक गणित किसको बोला जाता है? जिसमें अचर होते हैं और गणितीय संक्रियाएं होती है। बीज गणित किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है। उदाहरण भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भी उदाहरण लिख दिया। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। हाँ, मेरे ख्याल से अगर मैं भविष्य में यहाँ पर बीज गणितीय व्यंजक बोलूँगा तो या जहाँ पर भी आप भविष्य में बीज गणितीय व्यंजक शब्द जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर समझ जाएंगे। बीज गणितीय का मतलब इसमें अचर भी है, चर भी है और गणितीय संक्रियाएं भी है, इसलिए इसको बीजीय व्यंजक बोला गया है। ठीक है ना? ऐसा बीजीय व्यंजक, देखिए परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इतना तो बन गया, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, अब क्या होना चाहिए, जिसमें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं यहां पर, महत्वपूर्ण बात। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर टी की घात कितनी है? 3 है। यहां कितनी है? टी की घात 2। यहां टी की घात कितनी है? तो आप बोलेंगे कि टी तो है ही नहीं इसमें। अरे टी है ही नहीं तो टी की घात कितनी होगी? 0 होगी। फिर से, पहले घात वाली बात नहीं करते हम, पहले पद वाली बात करते। देखना, पद, पद, पद क्या होता है? इधर लिख रहा हूं मैं, पद। पद क्या होता है? अरे इसका चैप्टर का नाम ही है ना, बहुपद। तो पद तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पद, तो मालूम होना चाहिए किसको बोलते हैं। 3 गुणित x वर्ग ऋण 8x, 8 गुणित x धन 2/3। एक बीजीय व्यंजक लिख दिया मैंने, एक बीजीय व्यंजक लिख दिया। इसमें कितने पद है? तो मैं पद को गिन रहा हूं, देखना, पद को गिन रहा हूं। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद। 5 नहीं, 6 पद और 7 पद। कितने पद है? 7 पद है। अगर ऐसा लिखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये गलत लिखा है मैंने। पदों को जो गिना है ना, गिनने का तरीका ही मेरा गलत है। ऐसा क्यों? आपको पदों को अगर गिनना है ना तो गिनने का तरीका क्या होता है, ये बात समझिए आप जरा, और महत्वपूर्ण बात है ये। पदों को गिनना है ना तो गुणे को और भाग को तो छोड़ ही दो, आप इसको छोड़ दो, दोनों को। किसको ध्यान में रखना है? धन या ऋण को ध्यान में रखना है, केवल धन और ऋण। देखना, यहां पर ऋण है, हाँ बिल्कुल, यहां पर धन है, हाँ बिल्कुल है धन। बस ये ऋण के इधर वाला ये एक पद हो जाएगा और ये दूसरा पद हो जाएगा और ये तीसरा पद हो जाएगा। कितने पद है? 3 पद है। जोड़ गुना और भाग को नहीं गिनना है आपको, सिर्फ धन और ऋण को देखना है, बस पदों की संख्या बता सकते। देखना, यहां पर इसमें मैं प्लस और माइनस को ढूंढ रहा हूं। ये प्लस है और ये माइनस है। मुझे बताइए कितने पद है? इसके इधर 1 पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? पहले में पदों की संख्या 3 है। अच्छा, इसमें देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद। पदों की संख्या कितनी है? 3 है। अरे भाई ये माइनस है और प्लस है, बस देखना। अब मैं पदों को कैसे गिनूंगा? ऋण देख लिया मैंने और धन देख लिया। कहाँ कहाँ पर है ऋण? और या तो ऋण होना चाहिए या धन होना चाहिए, ऐसे है ना। अब गिन लो इसके इधर और इधर कितने हैं। 1 2 3
4, 4 पद है इसमें। यहां पर धन है ना, बस 1 2, कितने पद है? 2 पद है। यहां पर कितने पद है? 2 पद है। इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 5, कितने पद है? 5। आ गई बात समझ में? पदों को गिन सकते हैं अब? क्यों सभी लोग पदों को गिन सकते हैं, हाँ या ना? बोल बोल जल्दी। पदों को गिना जा सकता है? बिल्कुल गिन सकते भाई। पदों को गिनना बिल्कुल आसान है। धन और ऋण को देख लो। जैसे मान लिया जाए, मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ P ऑफ x इज इक्वल टू 7x रेज टू द पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 x क्यूब माइनस 9। कितने पद है? तो मैं क्या चिन्ह लगा देता हूँ? लगाने की जरूरत नहीं है चिन्ह। एक तो ऋण है, ये धन है। जितने भी ऋण और धन है उसको चिन्ह लगा दो ऐसे, बस। इसके इधर और इधर वालों को गिन लो। 1 2 3 4 5, गिन लिया आपने? अब पद बता सकते हैं? हाँ ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। चल ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। ध्यान देना इधर। मेरे ख्याल से पद क्या होता है ये बात सभी लोग समझ चुके हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है ये भी बात समझ चुके हैं। बीजीय व्यंजक होता है चर, अचर, गुना, भाग, धन, ऋण की खिचड़ी। एक डिब्बे में सबको डाल दो, डिब्बे को हिला दो, जो जहां जम गया वो बीजीय व्यंजक बन गया। बस सिंपल सी बात है। पद क्या होता है? तो धन और ऋण से जो सेपरेट किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं, उसको पद बोला जाता है। पदों की संख्या। ठीक। अब अगला, पदों की घात। पदों की घात। पदों की घात का मतलब चर की घात देखी जाती है। किसकी घात देखी जाती है? केवल चर की। मुझे एक बात बताइए कि इस पद में चर की घात कितनी है? तो आप बोलेंगे 3। इस पद में चर की घात कितनी है? 2। इस पद में चर की घात कितनी है? चर मतलब टी है ना, यहां पर टी की घात कितनी है? 3 है। यहां टी की घात 2 है। यहां पर टी की घात कितनी है? तो आप बोलेंगे टी है ही नहीं। और नहीं है तो टी की घात 0 तो है, इसका मतलब 0 है। जहां पर है ही नहीं, किसी भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। अब देखना, यहां पर कितनी घात है? तो आप बोलेंगे 2। यहां पर कितनी घात है चर की? 1। यहां पर कितनी घात है? कुछ नहीं है, मतलब 0। पद की घात निकाल सकते हैं फिर से। यहां पर केवल चर को देखना है आपको, चर को। 1 की घात कितनी है? 3 घात है। यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 0, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। याद रखना, यहां पर 1, यहां पर कुछ नहीं, मतलब 0, यहां पर 2, यहां पर 0। आ गई बात समझ में? यहां पर 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, यहां पर कुछ नहीं, मतलब 0 है। क्लियर हो गई? किसी भी पद की घात ऐसा अगर बोला जाएगा तो किसकी घात देखी जाती है? अचर की नहीं देखी जाती। अरे अचर से मतलब नहीं है, ये जो अचर लिखा है ना, इससे मतलब नहीं है। चर की घात को देखा जाता है। ठीक है ना? x की घात या y की या z की या t की या u की, जो भी है, जो भी चर है, उसकी घात देखी जाती है। अब देखिए, हम देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? देखिए, अभी तक क्या देखा हमने? अभी तक हमने ये देखा कि किसी बहुपद में पद की घात कितनी होती है। समझ में आई बात? बहुपद में पदों की घात क्या होती है। अब देखेंगे हम बहुपद की घात क्या होती है। दोनों में अंतर है। बहुपद की घात, ये सारी बातें जो है बेसिक वाली, ये 9th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हमने पूरा बेसिक कवर करते हुए जा रहे हैं, ताकि अगर आपको मालूम भी है तो एक रिवीजन हो जाएगा, नहीं मालूम तो पता चल जाएगा। बस देखिए, हमारे पास मान लिया जाए एक बहुपद है। ध्यान देना इधर, मेरे पास में ये वाला बहुपद है।
आपसे अगर बोला जाएगा कि पदों की घात बताइए, तो इस पद की कितनी घात है 3, इस पद की कितनी घात है 2, मतलब चर की घात देखना है। इस पद की कितनी घात है, तो यह 100 की तो कोई घात ही नहीं है यहाँ पर, 100 ही नहीं, यानी कि टी है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर नहीं है तो कितनी घात है, 0 घात है। समझ में आ गई बात। पदों की घात की बात की जाए तो अलग अलग देखना है आपको, और बहुपद की घात अगर देखना है तो ये पूरे बहुपद की घात कितनी होगी, तो इनमें सबसे ज्यादा होगी वो बहुपद की घात होगी। इसमें क्या है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कितना है सबसे ज्यादा 3, तो ये 3 होगी बहुपद की घात, इस पूरे बहुपद की घात। अब आप बोलेंगे कि सर 3 भी है, 2 भी है, 0 भी है, तो फिर 3 को ही क्यों लिया, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको लेना है। ठीक है, अब देखना, अब मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। यहां पर देखना कितनी घात है 2, कितनी घात है 1, कितनी घात है 0, सबसे ज्यादा कितनी घात है 2, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। यहां पर देखना इसमें कितनी घात है 3, 2, 1 और 0, सबसे ज्यादा कितनी घात है 3, तो पूरे बहुपद की घात 3 हो जाएगी। यहां पर सबसे ज्यादा घात कितनी है, यहां पर 1 है और यहां पर 0 है, तो पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1, जो ज्यादा रहेगी वो सबसे ज्यादा वाली। यहां 2 है और यहां पर 0 है, तो इसकी कितनी घात हो जाएगी 2। यहां पर कितनी है 4, 3, 2, 1, मतलब 100 की घात, और यहां पर 0 है, 100 की घात कितनी है 0, तो सबसे ज्यादा घात कितनी है 4। अब बताना मुझे, मेरे पास में एक बहुपद है और इज इक्वल टू 9, इस बहुपद की घात कितनी है, तो बोलेंगे कि 100 की घात कितनी है, तो कुछ नहीं है 0 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 100 की घात कितनी है, एक ही तो पद है और उसमें 100 की घात कितनी है, कितनी है 100 ही नहीं ना, 100 ही नहीं मतलब 100 की घात 0, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी इस बहुपद की 0। अच्छा 9x की पावर 3, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, एक ही तो पद है और उसकी भी घात कितनी है 3, तो पूरे बहुपद की घात 3 हो जाएगी। आ गई बात समझ में, समझ में आ गई बात। तो बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है, मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ चुकी है। जो अधिकतम घात रहेगी वो बहुपद की घात रहेगी। ठीक है, अब पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कैसे बोलेंगे हम, क्यों पदों की संख्या कैसे बोलेंगे, देखना यहां पर 9 है ना, देखना यहां पर प्लस और माइनस, जितने भी प्लस माइनस है वहां से जितने टुकड़े हैं उतने टुकड़े देख लो, 1/1 है, ये 2 है और ये 3 है, कितने पद हो गए 3 पद हो गए। पदों की संख्या कहने का मतलब जो ऋण चिन्ह और धन चिन्ह है वहां से कैंची चला दो, कट कर दो, कितने टुकड़े बने, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े और 3 टुकड़े, 3 पद है यहां पर भी, 1, 2, 3, 4, सिर्फ धन और ऋण से ही कैंची चलाना है, कितने 4 पद, 1, 2, कितने पद 2 पद। अरे भाई ये ऋण का चिन्ह है ना, यहां से कट कर दो, काट दो, तो कितने टुकड़े बने 1 और 2 पद, यानी टुकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद। याद रखना कैंची केवल वही से चलाना है, यानी कि वही से काटना है जहां धन या ऋण चिन्ह हो, तो पदों की संख्या यहां पर बता सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। पद क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है, पदों की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है। चलिए ठीक है, अब ध्यान देना हम इसकी परिभाषा बना रहे हैं, अभी तक परिभाषा ही नहीं बनी है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होना चाहिए, जिसके लिखता हूं मैं, जिसके प्रत्येक पदों की घात, प्रत्येक पदों की घात पूर्ण संख्या
संख्या हो बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, कहलाता है। ये 60 में परिभाषा है इसकी, और डिटेल में आपने 9th क्लास में देखा होगा एक बड़ी सी परिभाषा, लेकिन वो जो बड़ी सी परिभाषा है ना, उसका एक बिल्कुल छोटा रूप है ये। इतने में हमारा काम चल जाएगा। देखना, परिभाषा को समझिए जरा। यहाँ पर उदाहरण के लिए, उदाहरण मैं पहला एक बहुपद लिख रहा हूँ, पी एक्स बराबर से 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, पी एक्स इज इक्वल टू 9x की घात ऋण 3 धन 5x स्क्वायर प्लस 7, पी एक्स बराबर से 9 वर्गमूल x धन 5x स्क्वायर ऋण 7, पी एक्स बराबर से 3 बटे वर्गमूल 7 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, पी वाई बराबर से वर्गमूल 3 एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, 5/3। मेरे पास में कुछ यहाँ पर बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। हमें ये चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। पहले परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ लो आप, नोट करते हुए चलना भैया। पहले परिभाषाओं को अच्छे से समझ लो। ऐसे बीजीय व्यंजक, ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि सभी में चर भी है और अचर भी है, अचर भी है और गणितीय संक्रियाएं भी है, गुणा भाग जोड़ घटाना। जब ये सब कुछ हो या इनमें से कुछ हो तो उसको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। इसमें भी चर है, अचर है, गुणा है, जोड़ है, गुणा है, ये सारी चीज़ें। भाग भले ना हो, कोई जरूरी थोड़ी है, कुछ होना चाहिए तो बीजीय व्यंजक है। चलो ठीक है, लेकिन प्रत्येक पदों की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। याद रखना, वैसे मालूम भी होगा, हमने पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। पूर्ण संख्या, मुझे बताइए कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? कौन सी होती है पूर्ण संख्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, ये होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरी पूरी, और पूर्ण संख्या में शून्य भी आ जाता है। ठीक है ना? मतलब जो प्राकृत संख्या होती है वही वाली पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसमें पूर्ण यानी कि शून्य भी होता है, बस ये अंतर है। कई बच्चे पूर्ण और पूर्णांक में एक ही मानते हैं, तो ये गलती मत करना। जीवन में पूर्णांक अलग होता है। पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, और ऐसे ही ऋणात्मक भी आ जाता है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और डैश डैश डैश। ये पूर्णांक है और ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गई। क्लियर? तो घात कैसी होना चाहिए? ऐसी नहीं होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। या शून्य हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, 100, 1000, कुछ भी हो सकती है। अब देखना, मैं अब चेक करता हूँ कि भैया ये जो बहुपद है, ये पहली बात तो बहुपद है या नहीं है, ये चेक करते हैं। देखना, यहाँ पर कितनी घात? 2, यहाँ 1, यहाँ 0, 2, 1, 0 है ना, आ सकता है। केवल 100 की घात देखना है। इनके गुणांक कुछ भी हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। बहुपद है, बहुपद की तो बात कर रहे हैं हम, ये है। आगे बात समझ में? ये क्या है? बहुपद है। यहां पर घात कितनी है? ऋण 3। यहां पर, अरे ऋण 3 आगे देखना ही नहीं है भाई। यहां पर घात कितनी है? ऋण 3 है। ऋण 3 चलेगा क्या? नहीं, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए घात, ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए, तो ये बहुपद होगा ही नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि घात ऋणात्मक है।
यहाँ पर देखना वर्गमूल 1 का मतलब क्या होता है, 1 की घात 1/2। देखना ये घात जो 1 की घात कितनी, 1/2 है। 1/2 जो घात है, 1/2 जो घात है वो पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, इसलिए बहुपद नहीं है। आ गई बात समझ में। ये 2 घात है, यहाँ 1 घात है और यहाँ 0 घात है, हाँ बहुपद है। हाँ, अरे इनमें से या तो घात में 0 होना चाहिए, 1 की जो घात है ना, चर की घात है ना, हर पद में ये या तो 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अचर को नहीं देखना है आपको, जो अचर संख्या है इसको नहीं देखना है, सिर्फ चर की घातों को देखना है बस। ये है, हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 की घात 0 है, मतलब बहुपद है। तो समझ में आ गई बात। ये परिभाषा नोट कर लो, बिल्कुल बढ़िया छोटी सी परिभाषा दी है मैंने, और पूरी बात आ गई यहाँ पर। और ये इसके उदाहरण देख लिए, ठीक है, इस प्रकार से इसके उदाहरण हो गए, नोट कर लीजिए आप इसको। अब आगे देखते हैं हम इसके प्रकार, ठीक है। ये सारी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, फिर से रिवाइज इसलिए कर रहे हैं, अगर आपको याद पहले से मालूम होगा तो एक रिवीजन हो जाएगा, और नहीं मालूम तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखना प्रकार, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं भाई। प्रकार, इसके जो प्रकार है ना, वो 2 प्रकार से इसको परिभाषित किया जाए। 2 प्रकार, 2 रूप में इसके प्रकार होते हैं। एक पदों के रूप में, पदों के आधार पर, और एक होता है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, इसके जो प्रकारों को 2 प्रकार से हम आधार मानते हुए कर सकते हैं। पदों के आधार पर, एक पदीय, 2 पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, 4 पदीय, अरे 5 पदीय, 6 पदीय, 7 पदीय, बढ़ते जाओ, 1 2 3 4, कितना आसान काम है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 1 पद हो, 1 पदीय। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, द्विपदीय बहुपद। और बहुपद, बहुपद लगा दे आगे, आगे बहुपद है ना, बहुपद, बहुपद, बहुपद। नाम जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल आसान काम है भैया, एक झटके में ही इसकी परिभाषा याद हो गई। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 1 पद हो, 1 पदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। जैसा 3 पद हो उसमें त्रिपदीय बहुपद, 4 पद हो 4 पदीय, 10 पदीय ऐसा बहुपद जिसमें 10 पद हो। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे को 15 पदीय बहुपद की परिभाषा नहीं मालूम। अरे 15 ऐसा बहुपद जिसमें 15 पद हो, 15 पदीय बहुपद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना इसका उदाहरण, देखना उदाहरण, उदाहरण px बराबर से, एक पदीय है ना, 3x², केवल एक ही पद है। अरे धन ऋण का चिन्ह है ही नहीं इसमें, धन ऋण से तो टुकड़े किए जाते, तो है ही नहीं ऐसा टुकड़े करने के लिए। द्विपदीय px बराबर से 9x² प्लस 5x। देखिए जहाँ प्लस है वहाँ से आपने कट कर दिया तो 2 टुकड़े हो गए ही नहीं। त्रिपदीय 3x³ माइनस 9x प्लस 7, जहाँ से माइनस या प्लस है वहाँ से कट कर दो, कैंची चला दो, तो एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, 3 पदीय हो गए। 4 पदीय उदाहरण 5x³ माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 8। माइनस और प्लस से कट कर दिया तो 4 टुकड़े हो गए, 4 पदीय हो गया, बस हो गया काम। अब
घातों के आधार पर कई बच्चे क्या बड़े परेशान रहते, भैया सर मुझे त्रिपदीय किसको बोलते हैं ये नहीं मालूम। अरे भाई जैसा नाम, देखिए कभी भी क्या होता है, रटना छोड़ दो, सिर्फ नाम पर जाओ। क्या नाम लिखा है? त्रिपदीय बहुपद। अरे भाई जिसमें 3 पद हो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। बस हो गई बात खत्म। अब देखना, घातों के आधार पर शून्य घाती, शून्य घाती बहुपद या अचर बहुपद बोलते हैं इसको, अचर बहुपद, शून्य घाती बहुपद या अचर बहुपद। एक घाती, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, वही काम द्विघाती। अरे जैसा उसमें पदीय चल रहा था इसमें घाती है बहुपद। त्रिघाती बहुपद, मैं आपको बता दूं कि ये वाली बातें बिल्कुल एकदम बेसिक वाली बातें हैं। अगर ये नहीं मालूम रहेगी, चार घाती या चतुर्थ घाती बोलते, चार घाती बहुपद, ये बातें अगर नहीं मालूम रहेगी तो जैसे कभी क्वेश्चन कर रहा है और आपको बोला गया कि 3 घाती बहुपद लिखिए और उसमें ऐसा करिए। अरे सारी चीज़ें मालूम है लेकिन 3 घाती बहुपद ही नहीं मालूम, तो कहाँ से 10th क्लास का क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन एक बार ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। देखना उदाहरण, मुझे एक बात बताइए, उदाहरण P1 बराबर से 25, क्या 25 अचर संख्या है? बिल्कुल है अचर संख्या। क्यों? अचर संख्या है कि नहीं 25, तो अचर बहुपद हुआ ना। अच्छा यहां पर घात कितनी है किसकी? 1 की घात कितनी है? तो कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो शून्य घाती भी तो हो गया कि नहीं वो। तो शून्य घाती भी बोल सकते हैं या अचर बहुपद भी इसको कहा जा सकता है। हाँ, और एक आध उदाहरण दे दूं, Q1 बराबर से 7, ये भी अचर हो गया, ठीक है ना। 2 उदाहरण दे दी मैंने। उदाहरण देखिए, एक घाती P1 बराबर से x + 9 या 2x + 9, इसकी घात कितनी है? मैंने क्या लिखा? 2x + 9। इसकी घात कितनी है? 1, और इसकी घात कितनी है? 0। तो अब आप बोलेंगे कि इसको एक घाती क्यों बोलेंगे भाई? एक भी घात है और शून्य भी घात है, तो शून्य घाती क्यों नहीं बोलेंगे? मैंने क्या बताया? बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसको गिना जाता है। तो कितनी घात है अधिकतम? 1 घात है कि नहीं? 1। अधिकतम घात कितनी है? 1, तो इसको एक घाती बोला जाएगा। उदाहरण द्विघाती P1 बराबर से 3x² - 9x + 8। देखना कितनी घात है? 2, 1 और 0। 3 पद है ना, 1 2 3, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है और इसमें 0 घात है। अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2 घात होगी। जो अधिकतम रहेगी उसको लिया जाता है। अब देखना त्रिघाती P1 बराबर से 9x⁻3, एक ही पदी है ये, लेकिन घात कितनी है? 3। 7x², अभी भी 3 घाती है, क्योंकि इसकी 3 घात है, यहाँ 2 घात है। अधिकतम वाले को लिखा जाता तो अभी भी 3 घाती है, अभी भी 3 घाती है। ये 3, 2 और 0, तो 3 अधिकतम है, 3 घाती, बस अधिकतम को देखा जाता है। 4 घाती में उदाहरण P1 बराबर से या Py बराबर से, कोई जरूरी थोड़ी कि 1 से 1 में लिखेंगे हम। Py बराबर से y की घात 4 धन 11y। अधिकतम घात कितनी है? 4, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात को देखा जाता है। तो ये हो गया, आप नोट कर लो, और चाहो तो अपने हिसाब से इसकी परिभाषा भी लिख लेना, ठीक है।
इसकी अपने हिसाब से परिभाषा भी लिख लेना भैया, जैसा नाम है वैसे ही इसकी परिभाषा रहेगी। ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो, शून्य घाती, या अचर हो, अचर घाती। एक घाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, द्विघाती। ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो, त्रिघाती। क्लियर। अब आगे देखिए, शून्यक, बहुत बढ़िया।